नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और मैं आपसे आज नॉन प्रोबेबिलिटी की एक और तरीका या एक और विधि पे बात करने वाला हूँ, एक और पद्धति पे बात करने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग, QUOTA, कोटा सैम्पलिंग। अब इसका सवाल ये उठता है कि कोटा सैम्पलिंग क्या है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्यों है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ कि कोटा सैम्पलिंग कैसी होती है, क्योंकि उदाहरण से इस बात को आप बड़ी जल्दी समझ जाएंगे कि कोटा सैम्पलिंग क्या है। समझिए कि आपको एक विश्वविद्यालय में जाना है और उस विश्वविद्यालय में जाके ये पता लगाना है कि विश्वविद्यालय में लड़के लड़कियाँ दोनों होती हैं, उनके अनुपात दूसरा हो सकता है, मगर ये पता लगाना है कि हर व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में पढ़ता है वो एक दिन में कितने कप चाय के कप पीता है, या कॉफ़ी पीता है, या दूध पीता है। आप बियर भी लेके चल सकते हैं। अपन चाय और कॉफ़ी की बात करते हैं, चाय की बात करते हैं। तो अब आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। मान के चलिए कि आपके विश्वविद्यालय में 55 जो हैं वो लड़के हैं और बाकी का जो प्रतिशत है 45% जो बाकी का बचा हुआ है वो लड़कियां हैं। तो 55 और 45 आपके पास ये आंकड़े हैं। अब आपको जो है मान लीजिए कि 200 का सैंपल लेना है, तो ये 200 का सैंपल आप कैसे लोगे? तो आप उसी अनुपात में लोगे जिस अनुपात में आपके पास पूरे विश्वविद्यालय में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो अगर हम लोग ये माने कि 200 का 55%, क्योंकि 55% पूरे विश्वविद्यालय में लड़के हैं, तो उसकी शायद संख्या बनती है 110, और 45% क्योंकि लड़कियां हैं, इसके लिए उसका प्रतिशत बनता है 200 माइनस 110, है ना। 200 में से 110 घटा दीजिए तो 90 बचता है। तो अब आपने जो है इसमें मोटा मोटा आपने उसी अनुपात में आपने अपने सैंपल में लड़के और लड़कियों को रखा जिस अनुपात में विश्वविद्यालय में लड़के लड़कियां हैं, जिस प्रतिशत में हैं। इसको आप थोड़ा और व्यापक कोई बड़ा भी उदाहरण ले लीजिए। आप जाके समझिए किसी शहर में या किसी प्रदेश में इलेक्शन में काम होता है ना, ऐसे अगर आपको कोटा सैम्पलिंग करना है तो आपको ये पता ना लगाना पड़ेगा कि 18 साल से उम्र के जो व्यक्ति हैं उसमें कितने पुरुष हैं और उसकी कितनी महिलाएं हैं। अगर आप कोटा सैम्पलिंग कर रहे हो तो उसका पहला चरण ये है कि उसी प्रतिशत में आपको जो है लड़के लड़कियां या व्यक्तियों को लेना है, पुरुष और महिलाओं को लेना है। अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। इसको मान लीजिए कि एक तरह से कोटा सैम्पलिंग पहले चरण में लगभग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जैसे दिखती है, और दिखती है तो सही भी है एक तरह से। मगर दूसरे चरण में जब आप जाते हैं लड़के लड़कियों को सेलेक्ट करने के लिए, वहाँ जो है ये कोटा सैम्पलिंग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से भिन्न हो जाती है। इसको मैं फिर वो उदाहरण को आगे ले जाके आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। ये तो बात तय है कि आपने तय कर लिया है कि आपको 110 जो है लड़कों से उस विश्वविद्यालय में बात करना है और 90 आपको लड़कियों से बात करना है। अगले चरण में ये होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उस पे आप पूरी तरह छोड़ देते हैं कि ये 110 लड़के कैसे चयन किए, लड़के का चयन कैसा होगा और ये 90 लड़कियों का चयन कैसा होगा। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में ये नहीं होता है ना। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आप दूसरी तरह से आप सिलेक्शन करते हैं, मतलब वहाँ सिलेक्शन रैंडम होता है, यहाँ सिलेक्शन जो है नॉन रैंडम होता है। ये होती है मूलतः कोटा सैम्पलिंग। अब जब आप कोटा सैम्पलिंग करते हैं, और एक ज़माने में इलेक्शन के रिजल्ट्स हुआ करते थे, इलेक्शन सर्वे हुआ करते तो कोटा सैम्पलिंग होती थी। आज भी बड़ी बड़ी मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज कोटा सैम्पलिंग को इस्तेमाल करती हैं, और इसमें थोड़ा सा टाइट, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से ठीक करने के लिए, व्यावसायिक प्रोफेशनल ढंग से करने के लिए इसमें थोड़े जो है कंट्रोल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें और डाल देती हैं। उस पर अपन फिलहाल नहीं जाएंगे, मैं बिल्कुल सरल तरह से आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें दो दिक्कतें होती हैं। एक दिक्कत तो ये है कि उसमें वीकनेस या लिमिटेशन कह लीजिए कोटा सैम्पलिंग की ये है कि आपको किसी तरह का सैम्पलिंग फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सरल भाषा में कह लीजिए, अगर आप सैम्पलिंग फ्रेम भूल गए हैं क्या होता है, तो सैम्पलिंग फ्रेम मूलतः एक लिस्ट होती है। अगर जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ समझिए, उस सोसाइटी में अगर आपको आके सैम्पलिंग फ्रेम बनाना है तो आपको हर फ्लैट में जाके, हर फ्लैट में जितने पुरुष और महिलाएं रहती हैं 18 साल से ज़्यादा, उनकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी।
और अगर आपका उद्देश्य ये है कि पास वाली सोसाइटी में आपको ये काम करना है तो हर फ्लैट पे जो आपको खटखटाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि उस घर के अंदर कितने पुरुष महिलाएं हैं जो हैं 18 साल से ज़्यादा हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लिस्ट या सैम्पलिंग फ्रेम आपको कोटा सैम्पलिंग में बनाने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पलिंग फ्रेम बनाना जो कि अपने तरफ से पूरा कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो, सही हो और वो बिल्कुल लेटेस्ट हो, ये काफ़ी पेचीदा और परेशान करने वाला काम होता है। इसमें काफ़ी लोगों को लगाना पड़ता है, इसमें पैसे लगते हैं। कोटा सैम्पलिंग में इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको आसान तो हो जाता है काम, मगर इसकी ये वीकनेस है। दूसरी वीकनेस ये है कि अगर आप कोई भी रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें आपको कॉल बैक करना पड़ता है। अंग्रेज़ी का शब्द है कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब क्या हुआ? अगर आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो अगर आपको समझिए एक घर पर जाके एक 18 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुष से बात करनी है और वो पुरुष आपको पहली बार खटखटाने पे दरवाजे पे वो व्यक्ति आपको नहीं मिलता है तो आपको दूसरी बार जाना पड़ेगा। दूसरी बार भी नहीं मिलता है तो आपको तीसरी बार जाना पड़ेगा। ये सब रैंडम सैम्पलिंग में होता है। कोटा सैम्पलिंग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, कॉल बैक्स की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये सुविधा तो हो गई इंटरव्यूअर के लिए, मगर ये दिक्कतें पैदा करता है। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या नहीं, आपको मैंने दो समस्या बता दी। एक तो कॉल बैक की समस्या बता दी और दूसरे सैम्पलिंग फ्रेम की समस्या बता दी। ये बड़ी दिक्कतें इसके अंदर आती हैं क्योंकि आप सब कुछ जो है इंटरव्यूअर पर जो साक्षात्कार करने जाना है उस पर आप सब कुछ छोड़ रहे हैं। अब आप जानते हो साक्षात्कार जब आप करने जाते हैं, किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आपको फलाना शहर में जाके या फलाना गांव में जाके या फला विश्वविद्यालय में जाके बातचीत करना है, तो वो तो फिर अपनी मनमर्जी से काम करेगा। 150, 110 अगर उसको पुरुषों से बात करनी है, लड़कों से बात करनी है, तो ऐसे विभाग में जाएगा जिस विभाग से शायद वो पढ़ा हुआ हो या उसका डिसिप्लिन उसी से मिलता जुलता हो। अगर आपने पत्रकारिता की है तो आप पत्रकारिता विभाग में जा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैंने पत्रकारिता की है, मैं आपके कुछ विद्यार्थियों से बात कर सकता हूँ। और केमिस्ट्री फिजिक्स में आप जाना शायद पसंद नहीं करेंगे, आप किसी को वहाँ जानते नहीं हैं। तो इस तरह के बायसेस, इस तरह का झुकाव जो आता है वो कोटा सैम्पलिंग के अंदर आ जाता है। और ये जो है, जब आप किसी इंटरव्यूअर या साक्षात्कार पर यह निर्णय छोड़ देते हैं कि 110 पूरे विश्वविद्यालय में जिन लड़कों से बात करना है कर लो, 90 जिन लड़कियों से बात करना है कर लो, तो फिर अपनी मनमर्जी करता है। और मनमर्जी जब होती है अपने, तो उसके अंदर जो है दिक्कतें पैदा होती हैं। दिक्कत का मतलब है कि उसमें कुछ इनहेरेंट बायसेस आ जाते हैं जिसको आप किसी तरह से कंट्रोल या उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आज हम लोगों ने जो है कोटा सैम्पलिंग पढ़ी है, और कल भी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे आखिरी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक तरीका है जिसको कहते हैं रेफरल सैम्पलिंग, है ना, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज मैं यहीं जो है बात ख़त्म करता हूँ अपनी। धन्यवाद।